पहले आपको सुनना होगा। अब देखो, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन कुछ ऐसे दिखाते हैं। ये डेल्टा डेल्टा है। डेल्टा डेल्टा कैसे? डेल्टा मतलब होता है एक लूप, करेक्ट। डेल्टा का मतलब क्या होता है? एक ट्राइंगल, यानी कि एक लूप। ठीक है भाई। अब एक लूप कैसे? जहां पे एक वाइंडिंग खत्म वहां से दूसरी शुरू, जहां से दूसरी खत्म वहां से पहली शुरू, और फिर जहां पे तीसरी खत्म वहां से वापस से पहली शुरू, जहां पहली खत्म दूसरी शुरू, दूसरी खत्म तीसरी शुरू, तीसरी खत्म वहां से पहली स्टार्ट। तो दैट इज बेसिकली अ लूप, दैट इज बेसिकली अ लूप। और ऐसे इधर देखो, जहां पहली खत्म दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म तीसरी स्टार्ट, तीसरी खत्म वहीं से आपकी पहली स्टार्ट हो रही है। अब ये सर नाम क्या लिखे? A2 B2 C2 A2 B2 C2। देखो कैपिटल लेटर कहां पे यूज करते हो? पहली बात तो आप HV साइड पे, कैपिटल लेटर कहां पे यूज करते हो आप? HV पे, और स्मॉल लेटर आप यूज करते हो LV पे। ठीक है, कैपिटल HV पे, स्मॉल लेटर आप यूज करते हो LV पे। ये 2 और 1 का क्या फंडा है? देखो हर वाइंडिंग के दो टर्मिनल होते हैं, राइट। अगर आप एक कॉइल बनाओगे, कॉइल के दो छोर होंगे ना। कॉइल एक वायर से बनती है, देखो सिंपल है। अगर मेरे पास ये वायर है, इस वायर को मैं लपेट दूंगा तो कॉइल बनेगी ना, लेकिन एंड तो इसके दो ही रहेंगे। देखो दोनों सॉकेट एक एक एंड रहेंगे ना ऐसे। ये समझ में आ रहा है? दो एंड रहते हैं हर वायर के, तो हर कॉइल के दो एंड होते हैं, एक को 2 नंबर दिया है और एक को 1। तो सर दूसरी तरफ भी सेम नंबरिंग क्यों की है? बेटा यहां दोनों तरफ जो सेम नंबर टर्मिनल्स हैं, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द सेम पोलैरिटी। यानी जो 2 का पोलैरिटी प्राइमरी में है, वही 2 का पोलैरिटी सेकेंडरी में है। तो आप चाहो तो आप डॉट लगा दो, सेम पोलैरिटी तो आप डॉट से भी दिखाते हो ना। तो आपको अगर सेम पोलैरिटी दिखानी है, या तो आप सेम नंबरिंग कर दो टर्मिनल्स की, या तो आप दोनों जगह डॉट लगा दो। पॉइंट समझ में आया? तो जो टर्मिनल्स का नंबर सेम है प्राइमरी सेकेंडरी में, उनका पोलैरिटी सेम है, यानी उनका डॉट दोनों पे लगा हुआ है। आप डॉट चाहते तो 1 पे लगा लेते, 1 1 पे डॉट लगा देते, 1 1 पे डॉट लगा देते, 2 2 पे लगा सकते हो। बस आपको यह समझना है, जिन टर्मिनल्स की नंबरिंग सेम है उनको नंबर, उनका पोलैरिटी भी सेम रहेगा। यह बात क्लियर हो रही है? तो पहला पॉइंट मैं यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देता हूं, terminals having same numbering, terminals having same numbering on primary and secondary, on HV and LV, have same polarity of voltage, have same polarity of voltage। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ में आया? तो अगर आपको क्वेश्चन में डॉट भी दे देता, ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन में डॉट भी दे देता तो भी आप नंबरिंग कर लेते कि यार चलो मैं डॉट वाले को ना 2 नाम दूंगा, तो जहां जहां डॉट होती वहां पे 2 2 लिख देते। आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही लिखना है। मैं ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा कि डॉट वाले को मैं 2 बोलूंगा, लेकिन आप चाहो आप 1 भी बोल सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, सेम पोलैरिटी can also be indicated by dots on both sides। ठीक है, तो if dots are given, we number such terminals, in identical manner। ऐसे टर्मिनल्स को ना आप सेम नंबरिंग दे देते हो। ठीक है, अगर डॉट भी दे रखे हैं तो भी नंबर कर देना, नंबर दे रखे हैं तब तो ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2,
तो अगर डॉट दे रखे हैं तो जैसे आप उनको सेम नंबर कर देंगे तो भी आपको नंबर पे आना है, क्योंकि फेजर बनाने में मदद मिलती है। जैसे डॉट्स इन ए फेज, आप इसको दोनों तरफ ऐसे लिख देना, A2 एंड A2। समझ रहे हो? इस टाइप से आप नेमिंग कर देना, नंबरिंग कर देना, जो आप कहना चाहो। इतनी बात क्लियर हो गई? सेम पोलैरिटी को सेम नंबर देते हैं, या डॉट लगा सकते हो। अगर डॉट लगा के भी दिया है तो ऐसे नंबरिंग कर लेना, नेमिंग कर देना, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इधर भी A1 A2 B1 B2 C1 C2। जो कॉइल दोनों तरफ पैरेलल होती है ना, वो सेम फेज की होती है। माने अगर ये ए फेज है तो इधर का ए फेज ये है, ये बी फेज है तो इधर का बी फेज ये है, ये सी फेज है तो इधर का सी फेज ये है। तो जो वाइंडिंग आपको करस्पॉन्डिंग दोनों तरफ बनी दिखेंगी वो सेम फेज को बिलोंग करती है। और जो मेरा पॉइंट ये था ना कि हर फेज को सिंगल फेज मान सकते हो, वो ये था कि ये जो ए कॉइल है और ये जो स्मॉल ए है, ये दोनों एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव करते हैं। समझ गए? तो यहां पे 3 बेसिकली सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, ऐसा आप सोच सकते हो। ये मत कहना कि यानी कि सर ये ट्रांसफॉर्मर बैंक कह रहे, ये नहीं कह रहा हूं, फेजर वाइज कह रहा हूं कि 3 ट्रांसफॉर्मर का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। अब आ जाओ कि फेजर बनेगा कैसे। मैं पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए बना रहा हूं, राइट? नेगेटिव सीक्वेंस के लिए बस क्या करना है, अगर क्वेश्चन में कभी नेगेटिव सीक्वेंस आ भी जाए तो आप पॉजिटिव का बना लो। अगर वहां पे लीड आ रहा है तो लीड का वर्ड कर दो लैग, लैग आ रहा है तो लैग का वर्ड कर दो लीड। बस इतना फर्क होता है, ठीक है? जैसे मान लो अगर आपने पॉजिटिव सीक्वेंस बनाया और ऐसा आया लैग बाय 30 डिग्री, तो आप कहोगे नेगेटिव सीक्वेंस में होगा लीड बाय 30। मान लो आपने पॉजिटिव सीक्वेंस आया, आपने बनाया लीड बाय 90 डिग्री आया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? लैग बाय 90। बस इतना करना होता है, लीड की जगह लैग लिखना होता है। तो हम पॉजिटिव सीक्वेंस के फेजर बनाएंगे, कभी नेगेटिव का बनाना पड़ जाए तो लैग की जगह लीड कर देना, नहीं तो बेसिक से ड्रॉ कर लेना। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ना 3 रेफरेंस आप बना लो। 3 ना आप बेसिक से फेजर बना लो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 3 बन सकते हैं ना ऐसे, ये मैंने डायरेक्शन बनाई है, 3 बन सकती है। ये 3 120 डिग्री पे बन गए, ठीक है? इसको बोला ए, ये हुआ बी, ये हुआ तुम्हारा सी, करेक्ट? ए बी और सी। अब ए बी और सी में क्या होता है, आप सबसे पहले ए की डायरेक्शन में इसका फेजर बनाइए। अब फेजर कैसे बनेगा ध्यान से सुनना। या डॉट वाले को अगर पॉजिटिव मान रहे हो ना, अगर आप ये कह रहे हो कि डॉट माने पॉजिटिव, तो यहां पे भी डॉट माने पॉजिटिव, तो आप फेजर बनाइए A1 से A2 की तरफ डायरेक्टेड। किस तरफ बनाइए? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और अगर आप देखो जो वोल्टेज का एरो बनाते हैं, मैंने आपको बताया भी था ना, वोल्टेज को एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस टू प्लस। फिर से सुनिएगा, ए फेज का जो फेजर बनेगा वो A1 से A2 बनेगा, माइनस से प्लस टर्मिनल पे बनेगा। किस तरफ बनेगा? माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ बनाएंगे A1 से A2। किस तरफ बनाएंगे? A1 से A2। तो देखो क्या करना है, ये बनाया, ये क्या बनाया, ये फेजर समझ आया? ए वाला आपने जो रेफरेंस चूज किया था उसमें ए फेज का फेजर बना दिया प्राइमरी का A1 से A2। A1 से A2 क्यों बनाया? माइनस से प्लस। अब बी फेज का कैसे बनना चाहिए बताओ? बी फेज का बनना चाहिए मेरे बच्चों ऐसे, ऐसे बनना चाहिए, ठीक है? ये आना चाहिए। अब यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, बी फेज का फेजर भी आप बनाओगे B1 से B2, जैसे ए फेज का बनाए हो ना A1 से A2, ऐसे बी फेज का बनाओगे B1 से B2। लेकिन ध्यान देना जरा, B2 और A1 तो एक ही है, B2 और A1 तो शॉर्टेड है ना। ये जो फेजर आपने बनाया ये B1 से B2 बनाया, कहां बनाया? B1 से B2।
लेकिन B2 और A1 शॉर्टेड है, B2 और A1 शॉर्टेड है। तो यानी ये जो नीचे वाला पॉइंट आ रहा है जो B2 होना चाहिए, ये A1 के साथ आना चाहिए। किसके साथ आना चाहिए? A1 के साथ। फिर से सुनिए, ये फेजर मैंने बनाया B1 से B2, लेकिन जो B2 वाला पॉइंट है वो A1 के साथ आना चाहिए, इसीलिए इसको उठा के ऐसे रख दिया। क्या बोलते हो? आया समझ? मैंने क्या कर दिया, B2 वाले पॉइंट को उठा के A1 पे रख दिया। चमकी वही बात। क्या किया है? B2 वाले पॉइंट को उठा के A1 पे रख दिया है। अब C वाला फेजर कैसे बनेगा? C वाला ऐसे बनेगा, देखो, C1 से C2, करेक्ट। C वाला ऐसे बनेगा, लेकिन C में भी देखो, ये जो C2 वाला है तो B1 पे आना चाहिए ना। C2 वाला कहां आना चाहिए? B1 पे, और C1 वाला आना चाहिए A2 पे। ये C1 से C2 है, C1 जुड़ रहा है A2 से, C1 जुड़ रहा है A2 से, और यहां पे बेटा C2 जुड़ रहा है B1 से। C1 जुड़ रहा है A2 से, C2 जुड़ रहा है B1 से। तो ऐसे करके ना एक क्लोज लूप बन गया फेजर का। थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये देखो, ये आ गया। अब देखो, हो गया ना, C2 B1 के साथ आ गया भाई, C2 और B1 एक साथ आ गए, और A1 और C2 एक साथ आ गए। समझ में आया? मैंने बनाए तो उन्हीं एक्सिस के अलोंग थे फेजर जो मैंने एज्यूम की थी, बस उनको उठा के शिफ्ट किया है बेस्ड ऑन द वाइंडिंग कनेक्शन, बेस्ड ऑन द वाइंडिंग कनेक्शन, ठीक है। तो इसका स्टेप्स क्या हुआ भाई? सबसे पहला, अगर मैं आपको स्टेप्स लिखवाऊं, ड्रॉ 3 phasors with 120-degree phase shift, 120-degree phase shift, ठीक है, in star formation, फिर readjust the phasors, readjust the phasors based on winding connection, that is two terminals shorted in circuit should be at same point in phasor diagram, should be at same point in phasor diagram, ठीक है भाई। ये मुझे बताओ, ये समझ में आ गया? प्राइमरी का फेजर जो मैंने बनाया, प्राइमरी का फेजर क्लियर हो गया ना। मैंने बस क्या किया है, फेजर बना के उनको रीएडजस्ट किया है डिपेंडिंग अपॉन द वाइंडिंग कनेक्शन, बस इतना अब तक मैंने किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये प्राइमरी का फेजर बन गया मस्त तरीके से एकदम। अब भाई साहब, आप सेकेंडरी का फेजर बनाइए इसी के पैरेलल। क्या कीजिए, आप सेकेंडरी का फेजर बनाइए इसी के पैरेलल। आ जाइए, ये आपने सेकेंडरी का लिया, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा क्यों कर रहे हैं सर? एलवी साइड है ना, लो थोड़ा छोटा बना दिया। सेकेंडरी का फेजर प्राइमरी के पैरेलल आएगा। वाई? बिकॉज नो फेज शिफ्ट ऑकर्स बिटवीन द फेज वोल्टेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नो फेज शिफ्ट ऑकर्स। तो जो वाइंडिंग का वोल्टेज प्राइमरी पे है उसी के पैरेलल सेकेंडरी बनेगा। अब ये उठा लो, इसको भी छोटा कर लो,
ठीक है, ये छोटा हो गया। अब यहां ध्यान दो, B2 को वापस से A1 पे रखना है। B2 को कहां रखना है? A1 पे। लीजिए, इसी के पैरेलल बनाया और प्लेसमेंट ऐसे ही किया जैसे वाइंडिंग का कनेक्शन है। फिर से सुनिएगा, सेकेंडरी का फेजर प्राइमरी के पैरेलल बना रहा हूं और उसे रख भी ऐसी जगह रहा हूं जो वाइंडिंग का कनेक्शन है। यानी जब प्लेस किया तो B2 को A1 से जोड़ा, क्योंकि वाइंडिंग का कनेक्शन B2 का A1 से है। अब C फेज वाला इसके पैरेलल बना दो यार, ये ले आओ। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? पैरेलल बना लिया, छोटा कर दिया, बट C2 को B1 से जोड़ना है। C2 को B1 से जोड़ना जरूरी है। ठीक है, ये देखो, C2 को B1 से जोड़ा और C1 को A2 से। तो मैंने बस क्या किया, सेकेंडरी के फेजर प्राइमरी के पैरेलल बनेंगे, बट सेकेंडरी के कनेक्शन या सेकेंडरी के फेजर का प्लेसमेंट सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन को ध्यान में रख के किया जाएगा। सेकेंडरी के फेजर का प्लेसमेंट सेकेंडरी के कनेक्शंस को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, बट डायरेक्शन प्राइमरी के पैरेलल होगी। डायरेक्शन प्राइमरी से आएगी और प्लेसमेंट वाइंडिंग के कनेक्शन को देखते हुए करोगे। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ मेरा भाई? ड्रॉ सेकेंडरी फेजर, ठीक है, पैरेलल टू, ड्रॉ सेकेंडरी फेजर पैरेलल टू प्राइमरी फेजर, पैरेलल टू प्राइमरी फेजर, ठीक है, एंड place tip of phasor, place tip of phasor based on winding connection on secondary side। ये बात समझ में आ गई? इतना हो गया? अगर इतना हो गया तो आपका जो है ना काम पूरा हो गया। अहमद भाई, एक वाइंडिंग एक फेज को रिप्रेजेंट करती है, ये वाइंडिंग का ही तो वोल्टेज है। A1 से A2 माने एक वाइंडिंग, इधर A1 से A2 माने एक वाइंडिंग। तो एक वाइंडिंग का जो वोल्टेज आप ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज बेसिकली योर फेज वोल्टेज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज वोल्टेज। अब वो अलग बात है सर, डेल्टा कनेक्शन है, फेज और लाइन में भेदभाव कैसा? फेज और लाइन एक ही तो होते हैं डेल्टा में, बात सही है। लेकिन वैसे जनरल टर्म्स में अगर बात करें, क्योंकि आगे स्टार भी आएगा, तो एक वाइंडिंग का वोल्टेज एक फेज के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक भाई, मुझे बताओ यहां तक कोई शंका, कोई शक? अगर यहां तक कोई डाउट है तो अभी बता दो, फिर बाद में दोबारा पूछो कि सर वो नहीं समझ आया था। अभी बता दो। बहुत बार बार एक एक बात को दोहरा के मैंने फेजर बनाए, ऐसा नहीं है कि एक बार में फटफट बना दिया है। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से फेजर आपके लिए बनाया। क्लियर है? अब अगला स्टेप क्या होता है बेटा? ये डेल्टा के अंदर स्टार कंस्ट्रक्ट कर लो। ऐसा क्यों करते हैं? फेज शिफ्ट निकालने के लिए। किस लिए करते हैं? फेज शिफ्ट निकालने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉ स्टार इनसाइड डेल्टा, ड्रॉ स्टार इनसाइड डेल्टा। ठीक है, डेल्टा के अंदर स्टार बना लो। ठीक है, अब डेल्टा के अंदर भाई साहब स्टार बनेगा कैसे? अब बस मेरे लास्ट के एक दो पॉइंट्स पे ध्यान दे दो, आपका पूरा फेजर क्लियर हो जाएगा। ये फिर और प्रैक्टिस कराऊंगा, बट स्टेप्स बार बार नहीं लिखाऊंगा ना, एक बार स्टेप्स अच्छे से समझ लो। ये बना सकते हो ना डेल्टा के अंदर स्टार। 30 डिग्री इसलिए ट्राइंगल शेप भाई, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री कहां से आ गया? पोलैरिटी एक बार और बता दूं, पोलैरिटी मतलब क्या बतानी है? मैंने बोला मैं डॉट को पॉजिटिव मान रहा हूं, बस यही तो बोला। अगर डॉट इधर पॉजिटिव है तो डॉट इधर भी पॉजिटिव होगी।
अगर पोलैरिटी A1 पर है तो आउटवर्ड एरो A1 होगा। भाई देखो अगर मगर मत करो, ठीक है। अरे भगवान, डाउट अचानक से ना तुम लोग को क्या चीजें समझ आने लगती है ना, तुम्हें अगर मगर होने लगता है। रुको एक एक करके आंसर करता हूं। भाई डेल्टा का फेजर ट्राइंगल शेप में बनाते हैं, क्योंकि डेल्टा खुद एक ट्राइंगल है, इसीलिए यहां ट्राइंगल बना है। इसका 30 डिग्री से कोई वास्ता नहीं। एम्पलीफायर का डाउट है सर पोलैरिटी एक बार और बता दो। मेरे भाई मैंने ये कह दिया कि मैं दोनों तरफ ये मान ले रहा हूं कि डॉट पॉजिटिव है, तो जो बिना डॉट वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव है। आप बिना डॉट वाले को पॉजिटिव मानते तो आप डॉट वाले को नेगेटिव मान लेते। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों तरफ डॉट का पोलैरिटी सेम आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो और फिर चाहे वो नेगेटिव हो। अब पोलैरिटी A1 पे है तो आउटवर्ड एरो A1 होगा। भाई देखो क्या होता है, आप अगर A2 से A1 बनाते तो बस क्या करते, लाइन तो यही रहती, एरो का हेड यहां ना बना के इधर बना देते, A2 से A1 बनाते। फिर सारे फेजर ऐसे ही बनाते, अगर ये वाला A2 से A1 तो दूसरा B2 से B1, तीसरा C2 से C1। इधर भी ऐसे ही बनता, A2 से A1, B2 से B1, C2 से C1। तो ट्राइंगल आपका सेम रहता, बस एरो की पोजीशन इधर की जगह इधर, ये B2 वाले की B1 पे, C2 वाले की जगह C1 पे, इतना ही तो चेंज आता। ट्राइंगल तो सेम रहता ना हमारा, ये ट्राइंगल भी सेम रहता, बस एरो का हेड और टेल एक्सचेंज हो जाता। The length of A1, A2, B1, B2, C1, C2 are same. Does that mean number of turns are same? Yes, that only means number of turns are same. क्योंकि थ्री फेज में अगर बैलेंस वोल्टेज चाहिए तो हमें तीनों की लेंथ बराबर चाहिए, और लेंथ बराबर रखने के लिए टर्न्स बराबर रखेंगे। अगर लेंथ बराबर नहीं आ रही तो सिस्टम मेरा अनबैलेंस हो गया ना भाई। अनबैलेंस सिस्टम इज ऑलवेज अनडिजायरेबल, ठीक है। बट यार अगर मगर मत करो, पहले आप लोग समझो तो सही। जब आप इस तरह के 50 फेजर प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। बट आप समझने की जगह आप तो अब एक्सपेरिमेंट करने पे आ गए। अगर ऐसा करते तो क्या होता, भाई एक ही नहीं है, कम से कम नहीं तो 12 तो मैं ही ड्रॉ कराऊंगा, ठीक है। 12 तो मैं ही आपको ड्रॉ कराऊंगा। अब देखो आपने ड्रॉ कर लिया स्टार इनसाइड डेल्टा। अब आप देखिए कौन से टर्मिनल्स हैं जो कि बाहर आ रहे हैं, फिर से सुनिएगा, कौन से टर्मिनल हैं जो बाहर आ रहे हैं। ये वाले टर्मिनल्स पे आप सप्लाई लगाओगे जो बाहर निकाले, A2, B2, C2, और इधर आप लोड लगाओगे A2, B2, C2। भाई ट्रांसफॉर्मर के बाहर जो टर्मिनल्स आते हैं उसी पे तो सप्लाई या लोड कनेक्ट हो सकता है। तो आप ध्यान ये दीजिए कौन से टर्मिनल आपने बाहर निकाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो टर्मिनल आपने बाहर निकाले हैं बंधु, आप उनको क्या कर लो, आप उनको ना सर्कल कर दो। किस कलर से करें, ग्रीन से कर देते हैं। चलो कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, 2 वाले। फिर से देख लो कनेक्शन ऐसा बना हुआ है कि 2 वाले टर्मिनल बाहर निकाले हैं, आप उन्हें सर्कल कर दो, ठीक है। कनेक्शन कैसा बना है कि 2 वाले टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, आप उन्हें सर्कल कर दो। ये कर दिया। अब ये जो सर्कल किए हैं इसके अनुसार आप नेमिंग करो अंदर वाले फेजर की। जो फेजर C2 से जुड़ रहा है, C2 से, सर्कल वाले को देखना, जो C2 से जुड़ रहा है उसको बोला C, जो जुड़ रहा है A2 से उसको बोला A, जो जुड़ रहा है B2 से उसको बोला B, जो C2 से जुड़ रहा है उसको बोला C, जो A2 से जुड़ रहा है A, जो B2 से जुड़ रहा है B। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, and observe terminals coming out, and observe terminals coming out। कौन से टर्मिनल बाहर निकाले गए हैं, on both sides and name reference phasor, name reference phasors based on those terminals। इन टर्मिनल्स के हिसाब से आप रेफरेंस फेजर को नाम दे दीजिए, ठीक। जो टर्मिनल आपके बाहर आ रहे हैं उसके आधार पे आप रेफरेंस फेजर को नाम दे दीजिए। फिर से सुन लो भाई, यहां पे कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, A2, B2, C2, A2, B2, C2, इसको किया सर्कल। अब जो फेजर A2 से जुड़ा उसको A बोला, जो B2 से जुड़ा B, जो C2 से जुड़ा C, ठीक है। ऐसा ही उधर किया।
अब आपने क्या बोला था भाई, जब फेज शिफ्ट देखते हैं तो HV वाला वर्टिकल लेते हैं, करेक्ट। HV वाला 12 पे आना चाहिए। यहां पे कौन सा आ रहा है वर्टिकल, C वाला आ रहा है। कौन सा आ रहा है वर्टिकल, C आ रहा है। तो C और C के बीच का फेज शिफ्ट देख लो। किसके बीच का फेज शिफ्ट देख लो बच्चों, C और C के बीच का फेज शिफ्ट देख लो। आप देखो आपका कैपिटल C ऊपर आ रहा है, कैपिटल C ऊपर आ रहा है, और स्मॉल c जो है वो भी ऐसे ही आ रहा है भाई। स्मॉल c जो है आपका वो भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक। तो दोनों के बीच में कितना फेज शिफ्ट हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। यहां पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। दोनों पैरेलल आ रहे हैं ना। वर्टिकल वाले फेजर से नापना है फेज शिफ्ट। किससे नापना है, वर्टिकल वाले से। ऐसा नहीं है कि ए से ही नाप लो, बी से नाप लो, सी से, जो भी वर्टिकल है उससे नाप लो। 0 डिग्री फेज शिफ्ट के कारण नाम हो गया DD0। डी माने डेल्टा, जो HV वाला डेल्टा है कैपिटल D। ये वाला D माने डेल्टा, जो कि LV वाला डेल्टा है D। और 0 माने 0 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। DD0 30 के मल्टीपल में लिखते हैं ना, तो 0 डिग्री तो 0th मल्टीपल ही तो हुआ। तो लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑब्जर्व फेज शिफ्ट, ठीक है, बस। तो उसके हिसाब से नेमिंग कर दिया। क्लियर हो गया कैसे बनता है फेजर डायग्राम और कैसे आता है कनेक्शन का नाम। अभी इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि पहली पहली बार आप सीख रहे हो, इसीलिए टाइम लगा है, ठीक है। वरना इसमें टाइम नहीं लगता, ये तो फटाफट बनते हैं फेजर डायग्राम, ठीक भाई। तो एक बार ये क्लियर है। इसी का एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, यही स्टेप्स लगा के एक और फेजर बनाते हैं। आप बनाओगे कि मैं बनाऊं, बताओ। आप लोग बनाओगे कि मैं बनाऊं। चलो एक और मैं बना के दिखाता हूं, अगले कनेक्शन से फिर आप लोग बनाना। और जो लोग बनाना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ बना सकते हैं। डेल्टा डेल्टा का ही एक और वेरिएशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। डेल्टा डेल्टा का ही एक और वेरिएशन है, तो आप लोग बनाना स्टार्ट कर दो। चलो मैं आप लोगों को हेड स्टार्ट दे रहा हूं 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड आप मेरे से पहले स्टार्ट कर लो, फिर मैं बनाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलो मजा आ जाएगा अगर किसी ने बना दिया। वैसे तो कुछ बच्चे बना ही देंगे, आई नो, कुछ बच्चे बना ही देंगे, ठीक है। चलो बनाओ। अच्छा 0 डिग्री आ रहा है पॉजिटिव सीक्वेंस में, नेगेटिव में क्या होता फिर। अगर पॉजिटिव में 0 डिग्री आ रहा है तो नेगेटिव में क्या होता फिर। खालिद भाई थोड़ा सा ध्यान से नेमिंग। क्या बात है नेहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीके का भी करेक्ट, प्रशांत का भी करेक्ट, ये हुई ना बात यार, मन खुश कर दिया। आरव का भी करेक्ट, इशिता भी आज लिस्ट में शामिल हो गई। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं दिन की अच्छी शुरुआत, ठीक है। आओ देखें, पहले मैंने क्या सिखाया, पहले मैंने सिखाया कि 3 रेफरेंस फेजर बनाना। पहले वाली टेक्निक सीख लो जो अभी सिखा रहा हूं, फिर एक मस्त वाला अंकित गोयल्स मेथड भी सिखाऊंगा। कौन सा मेथड, अंकित गोयल्स मेथड, जो कि मेरा खुद का इजाद किया हुआ मेथड है, वो सिखाऊंगा। वो ज्यादा फिजिकल इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट की काम नहीं करी तो कैप्स लॉक चला लो। अब तुम हमें ऐसे, तुम हमें चलाओगे, इससे बढ़िया कैप्स लॉक चला लो भाई। ये देखो, अब तो नाम तो मतलब समझ ही गए ना यार, ये A2 B2 C2 का क्या मतलब है। अब प्राइमरी के फेजर बनाने हैं। पहले प्राइमरी का फेजर मैंने बनाया A1 से A2, इधर बनाया। फिर से देख लो, बहुत से लोगों से नहीं बना होगा, आई नो एंड आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि अभी से बनने लग गया तो तुम जीनियस हो, सीखो पहले। A1 से A2 बना दिया। अब B1 से B2 इधर आना चाहिए, लेकिन B2 का टिप किस पे आएगा, A1 पे। तो B1 से B2 इधर आना चाहिए,
लेकिन B2 का टिप आना चाहिए A1 पे। ये लो, पहले बनाओ और फिर लगा दो, ठीक है। B2 आ गया A1 पे, करेक्ट। अब C1 से C2 इधर आना चाहिए भाई। अब देखना स्पीड अप, C1 से C2 इधर आना चाहिए, लेकिन C2 आना चाहिए B1 पे, लेकिन आपका C2 आना चाहिए B1 पे, ठीक है। ये लो जी, C1 से C2 ये आ गया, C2 आ गया B1 पे, और C1 जुड़ गया A2 से, C1 जुड़ गया A2 से। अब इसको एक बार निपटा ही लेते हैं। कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं? A2, B2, C2। कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं? A2, C2 और B2। अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा भैया रेफरेंस फेजर। अंदर क्या बनेगा? स्टार बनेगा, जिसको रेफरेंस फेजर भी कह सकते हो। ये बन गया। और इसकी नेमिंग किसके आधार पे? सर्कल वाले टर्मिनल के आधार पे, CAB। ये बन गया। प्राइमरी का तो वैसे ही बना है। अब आ जाओ सेकेंडरी। सेकेंडरी बनती है प्राइमरी के पैरेलल, सेकेंडरी बनती है प्राइमरी के पैरेलल, बट छोटा बनता है भाई, ठीक है, छोटा बनता है, सिंपल सी बात है। ये आ गया बंधु। अब कनेक्शन भी देखिएगा बेटा। कनेक्शन में क्या करना है ना, B1 को A2 से जोड़ना है, B1 को A2 से जोड़ना है। तो A1 A2 थोड़ा ऊपर बना लो। अब ये देखो, ये B वाला फेजर है, छोटा कर लिया हमने। अब लेकिन ध्यान रहे B1 A2 पे जाना चाहिए। ये लो, ये देखो B1 आ गया A2 पे। C1 से C2 वाला यही बनेगा, C1 से C2 वाला यही बनेगा। इसको छोटा कर लो। अब देखो कनेक्शन C1 जाएगा B2 पे, C1 जाएगा B2 पे। ये आ गया। कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं? A1, B1, C1। कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं? A1, C1 और B1। अब इसके अंदर बना लीजिए स्टार, ठीक है, इसके अंदर बना लीजिए आप स्टार। अब अगर आप स्टार बना लेंगे तो इसको नाम देंगे आप क्या? A, B, C। अब आप देखिएगा बेटा, कैपिटल C आपका ऊपर है, कैपिटल C आपका ऊपर है। घड़ी ले आते हैं। कैपिटल C मेरे बच्चों आपका ऊपर है। जो भी ऊपर की तरफ होता है उसी को रेफरेंस लेते हैं HV में। HV वाली सुई हमेशा कहां होनी चाहिए? 12 पे। और स्मॉल सी मेरा नीचे है, स्मॉल सी नीचे है, माने जो आवर हैंड है वो छोटे वाला होता है ना, घड़ी में छोटे वाला हैंड को ही तो आवर हैंड कहते हो, वो नीचे है। तो यानी ये किस तरफ है? 6। तो घड़ी में क्या बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। ये वाला मिनट हैंड है और ये वाला आवर हैंड है। तो क्या बोलोगे? DD6, ठीक है, DD6। आया समझ में? आया पकड़ में फेजर डायग्राम? अगर डेल्टा पकड़ में आ गया तो स्टार इससे आसान है, स्टार इससे 10 टाइम्स इजियर है, कम से कम। अगर डेल्टा समझ गए तो स्टार इससे कम से कम बेटा 10 टाइम्स इजियर है। क्लियर हो गया ना? बोलो भाई, स्टेप सारे क्लियर हो गए? कैसे बनता है? पहले प्राइमरी के बना लेना, उसके पैरेलल सेकेंडरी के बना लेना, प्लेसमेंट कनेक्शन के हिसाब से कर देना, जो टर्मिनल बाहर आ रहे हैं उसके हिसाब से रेफरेंस फेजर को नाम दे देना। अब जो प्राइमरी में वर्टिकल है उस फेज का फेज शिफ्ट निकालोगे। अगर प्राइमरी में बी ऊपर होता तो यहां का भी बी देखता, प्राइमरी में ए ऊपर होता तो यहां का भी ए देखता। नीचे कैसे हुआ ये समझ नहीं आया?
अरे भाई फेज और लाइन तो मयंक राजपूत सेम नहीं होंगी डेल्टा में बेटा। यहां पे मैंने क्या किया, A1 से A2 सोहम भाई इसके पैरेलल लाया, B1 से B2 इसके पैरेलल लाया, लेकिन यहां पे ये नोटिस किया कि A2 और B1 एक ही टर्मिनल है। ठीक है, तो जब B1 से B2 नीचे बना रहा था तो A2 और B1 को साथ में रखना जरूरी था। ठीक है, तो ये B वाला इसी के पैरेलल आया, लेकिन B1 को A2 के साथ रखा। फिर C वाले को मैं लेके आया ऊपर से ही, C वाले को ऊपर से ही लेके आया, C वाला ये रहा ना, बट यहां पे क्या रखा मैंने, C1 को B2 पे रखा। ये देखो ये वाला C है, ये वाला C है, C1 को B2 पे रखा। अब ये देखा कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, A1 B1 C1, इनको सर्कल कर लिया, A1 B1 C1 को डेल्टा के अंदर स्टार बना लिया। और ये स्टार की नेमिंग कैसे होती है, ये सर्कल्ड वाले टर्मिनल से, A1 वाले को A बोला, B1 वाले को B बोला, C1 वाले को C बोला। हाथ हो गया C नीचे। भाई अगर यहां A2 B2 C2 बाहर निकल रहे होते तो C2 वाले को सर्कल करते, तब आपका C वाला फेज यहां आता। अगर C2 वाले को सर्कल करता, C वाला फेज वहां आता, बट उसके लिए यहां पे टर्मिनल कौन से बाहर आने चाहिए थे, A2 B2 और C2। ठीक है, चल इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो। तुम फाइनल रिजल्ट देख के नीचे कैसे आ गया, अरे स्टेप बाय स्टेप पहुंचे तभी ना नीचे आया, थोड़ी मन से नीचे ड्रॉ कर दिया है। आओ अब कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स बेटा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के। ठीक है, सबसे पहली बात, किसी भी थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में मैंने आपको क्या बोला है कि हर फेज एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की तरह वर्क करता है। तो रेशो ऑफ फेज वोल्टेजेस, रेशो ऑफ फेज वोल्टेजेस इज इक्वल टू टर्न्स रेशो। हमेशा ध्यान रहे, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का हर एक फेज कैसे काम करता है, सिंगल फेज की तरह। तो रेशो ऑफ फेज वोल्टेज आएगा टर्न्स रेशो। अब आप एक चीज देखिएगा, सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज बाय प्राइमरी का लाइन वोल्टेज, डेल्टा है तो लाइन और फेज तो सेम ही होता है। क्या बोलते हो, डेल्टा है तो लाइन और फेज तो सेम ही होता है। और फेज वोल्टेज का रेशो किसके बराबर, टर्न्स रेशो के बराबर। फेज वोल्टेज का रेशो किसके बराबर, टर्न्स रेशो के बराबर। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे लाइन वोल्टेज का रेशो भी टर्न्स रेशो के बराबर आता है। वाई, बिकॉज लाइन एंड फेज वोल्टेज आर सेम। अगली बात सुनिएगा, इन डेल्टा कनेक्शन VPH इज इक्वल टू VL। ठीक है, बट इन स्टार कनेक्शन, बट इन स्टार कनेक्शन VPH equal to VL by root 3. Therefore, for same VL, VPH star is less than VPH delta। अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज सेम रखो, therefore डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा का फेज वोल्टेज ज्यादा आ रहा है ना, और वाइंडिंग तो फेज वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट करती है। जो वाइंडिंग होती है, हर वाइंडिंग एक फेज को रिप्रेजेंट करती है ना, इसीलिए डेल्टा रिक्वायर्स मोर इंसुलेशन। क्योंकि सेम लाइन वोल्टेज के लिए डेल्टा का फेज वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, तो डेल्टा के अंदर ज्यादा इंसुलेशन भी लगेगा। ऑल्सो डेल्टा वुड रिक्वायर मोर नंबर ऑफ टर्न्स। सेम लाइन वोल्टेज के लिए डेल्टा को ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगेंगे। जो आपने पहले ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था ना यार सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में, वो फॉर्मूला फेज वोल्टेज के लिए चलता है, क्योंकि आपका हर फेज इज जस्ट अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। समझ रहे हो, जब आप थ्री फेज में आ जाते हो तो ये ईएमएफ वाला फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज वोल्टेज, क्योंकि हर फेज बनता है एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है भाई,
ये बात क्लियर हो गई यहां तक? अभी अगर देखो डेल्टा और स्टार का कंपैरिजन समझ लोगे ना, तो स्टार में दोबारे दोबारे ये सब पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़े इजी हो जाते हैं सब। अब ऐसे ही सोचो, इन डेल्टा कनेक्शन IPH इक्वल टू IL बाय √3, और इन स्टार क्या होता है, IPH इज IL। तो अगर आप लाइन करंट सेम रख रहे हो तो फॉर सेम IL, IPH डेल्टा इज लेस देन IPH स्टार। ठीक है, IPH डेल्टा इज लेस देन IPH स्टार। अगर डेल्टा का फेज करंट कम है, देयरफॉर डेल्टा रिक्वायर्स कंडक्टर ऑफ लेसर क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई जितना कम करंट उतना कम एरिया, जितना कम करंट उतना कम एरिया। ठीक है, और एक्चुअली कितना, 1/√3 टाइम्स, और 1/√3 का ना डेसिमल वैल्यू होता है 0.577 टाइम्स एरिया ऑफ स्टार कंडक्टर। समझे? क्योंकि डेल्टा का जो करंट आ रहा है वो स्टार वाले से 1/√3 टाइम्स आ रहा है ना, तो मैंने बोल दिया एरिया भी 1/√3 टाइम्स हो जाएगा। ये बात समझे? डेल्टा का जो करंट है स्टार के कंपैरिजन में 1/√3 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने बोल दिया एरिया भी कितना चाहिए, 1/√3 टाइम्स। ठीक है, अब उल्टा पकड़ते हैं। फॉर सेम नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेम इंसुलेशन, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न सेम कर दिया और इंसुलेशन सेम कर दिया, तो आप ये कह सकते हो कि स्टार और डेल्टा का VPH सेम हो जाएगा। अगर आपने टर्न सेम कर दिए और आपने इंसुलेशन भी सेम कर दिया, तो स्टार और डेल्टा का VPH सेम हो जाएगा। अब स्टार का जो VL है वो √3 VPH आएगा, और डेल्टा का जो VL है वो VPH आएगा। तो अगर आप दोनों का VPH सेम कर दो, तो आप ये कह सकते हो स्टार वाला ज्यादा वोल्टेज देता है। दैट मीन स्टार कनेक्शन कहां यूज करोगे, वेर एवर यू नीड हायर वोल्टेज। तो डेल्टा विल हैव लोअर वोल्टेज रेटिंग। अगर आप टर्न्स और इंसुलेशन सेम कर दे रहे हो, तो डेल्टा का वोल्टेज रेटिंग स्टार से कम आ रहा है। आप वोल्टेज रेटिंग सेम रख रहे थे, तो आप ये बता रहे थे कि डेल्टा में ज्यादा टर्न ज्यादा इंसुलेशन लगेगा अगर उसका वोल्टेज रेटिंग स्टार के बराबर करना है। अब आप कह रहे हो अगर सेम टर्न्स और सेम इंसुलेशन दिया तो डेल्टा कम वोल्टेज देगा। बात तो दोनों सेम ही है ना। अगर आपको सेम वोल्टेज चाहिए तो आपको डेल्टा में ज्यादा टर्न ज्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बोला नहीं यार मैं तो सेम टर्न्स और सेम इंसुलेशन यूज करूंगा, तो डेल्टा विल गिव यू लेसर वोल्टेज। डेल्टा विल गिव यू द लेसर वोल्टेज। बात क्लियर हो गई है? बोलो बंधु, ये बात क्लियर हो गई? बताओ आप मुझे। अब सेम चीज करंट के लिए कर लो। आपने पहले क्या किया, आपने IL सेम किया, आपने यानी करंट की रेटिंग सेम की, तो आपने बोला डेल्टा में पतला कंडक्टर लगता है। अब मैं कह रहा हूं फॉर सेम, अब मैं कह रहा हूं दोनों में ना सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। आपने दोनों के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम कर दिया, तो IPH स्टार इज इक्वल टू IPH डेल्टा। तो इससे क्या हुआ, स्टार का लाइन करंट तो फेज के बराबर, लेकिन डेल्टा का जो लाइन करंट है वो √3 टाइम्स IPH। तो डेल्टा की करंट रेटिंग ज्यादा आ गई। अगर दोनों का आप सेम एरिया ले रहे हो तो डेल्टा कनेक्शन हैज
मोर करंट रेटिंग। अगर सेम करंट रेटिंग रखनी है तो डेल्टा में पतली वायर यूज होगी, बट अगर सेम वायर लगाओगे स्टार और डेल्टा के अंदर तो डेल्टा की करंट रेटिंग आपकी ज्यादा आएगी। सेम वायर लगाओगे तो डेल्टा की करंट रेटिंग आपकी ज्यादा आएगी। इसीलिए डेल्टा का यूज कहां पे करोगे? इसीलिए डेल्टा का यूज कहां करोगे? डेल्टा मस्ट बी यूज्ड फॉर, कहां भाई? लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन। चमक गया? लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन। मजा आया? क्लियर हो गया कंपैरिजन? ऐसे ही आप चाहो तो बोल दो भैया स्टार फिर कहां यूज करेंगे? हाई वोल्टेज लो करंट टाइप के एप्लीकेशन में। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि आप आगे चल के अच्छे से समझ पाओगे। डेल्टा प्रोवाइड्स क्लोज्ड पाथ। डेल्टा प्रोवाइड्स क्लोज्ड पाथ फॉर थर्ड हार्मोनिक करंट, closed path for third harmonic current, therefore flux and EMF are sinusoidal। ठीक है, ये मैं आपको हार्मोनिक्स में सिखाऊंगा कि अगर करंट में थर्ड हार्मोनिक आ जाता है तो फ्लक्स और ईएमएफ साइनोसोइडल हो जाते हैं, और अगर करंट में नहीं आ पाता है किसी कारणवश तो फिर फ्लक्स और ईएमएफ में थर्ड हार्मोनिक आता है। भाई देखो, अगर फ्लक्स में कोई हार्मोनिक आएगा तो ईएमएफ में तो आएगा ही आएगा। व्हाई? क्योंकि ईएमएफ इज डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स में sin 3 ओमेगा टी बन रहा है तो ईएमएफ में भी बनेगा। सिंपल बात है। अगर फ्लक्स में आपका sin 3 ओमेगा टी आ रहा है तो ईएमएफ में भी cos 3। Wave Beats Music.